चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर होता है एससीसी का, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का, तो उससे संबंधित जो कंप्यूटर फंडामेंटल की थ्योरी लेकर आया हूँ मैं इसमें। तो जो आपके जितने भी एमसीक्यूज थे लगभग मैंने करवा दिए आपके पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो अब लास्ट में क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को सवाल होता है कि सर एमसीक्यू नहीं, आप थोड़ा थ्योरी भी करवा दो हमें, ताकि हमें और अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। तो मैं पूरी की पूरी जितना भी आपका कोर्स है सारे का क्या करके थ्योरी लेकर आया हूँ। तो ब्रीफिंग में जल्दी से मैं आपको सारी थ्योरी भी इसमें समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आता है इसमें आपका आता है कंप्यूटर के का विकास और पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर का कैसे डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस है उससे संबंधित है। तो बाइलिंगुअल में लेके आए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम करें। तो आपको पता है फर्स्ट जो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो आई थी वो 1954 के आसपास आई थी, 1954 से 1958 तक। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी, ये कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। एक कमरे के माने कंप्यूटर हुआ करते थे और जिनमें क्या होती थी कि वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। और बहुत इनका काम क्या होता था, जो कैलकुलेशन होती है ना, जो कंप्यूटर पे आज के समय अपन कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं, वैसी कैलकुलेशन मान लो ये किया करते थे। लेकिन आज कैलकुलेटर इतना सा आता है, छोटे से एग्जांपल दो तो ये आप पूरे कमरे के मान आया करते थे। तो इनकी खास बात क्या है, जहां पर आपको वैक्यूम ट्यूब सब दिख जाए वहां पर कौन सा टिक मार देना, फर्स्ट जनरेशन को टिक मार देना है। फिर बात करें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर निकल कर आए। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो थोड़े और फास्ट हुए, इनसे वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और क्या निकल कर आ गया, ट्रांजिस्टर से निकल कर आ गए। तो जहां पर तो आपको ट्रांजिस्टर दिख जाए कि कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, तो कौन सा करना आपको, सेकेंड जनरेशन करके आना है। याद रख लेना, जहां पर आपको ट्रांजिस्टर सब दिख जाए वहां सेकेंड जनरेशन करके आना है। अगले वाला है, फिर धीरे धीरे और प्रोग्रेस हुई, फिर क्या गया, थर्ड जनरेशन आ गई। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो आईसीयू है, थर्ड जनरेशन है, इसमें क्या आने लगी, आईसी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पे आपको शब्द मिले, आईसी शब्द मिले, वो कौन सा थर्ड जनरेशन से संबंधित होगा। तो आपको पता है जो छोटी छोटी चिप लगी रहती है, आप मोबाइल में कंप्यूटर में देखते हैं, क्या होती है, आईसी ही होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। तो जहाँ पर आईसी दिखा शब्द मिल जाए आपको क्या करना है, थर्ड जनरेशन करता है। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, और बनी किसकी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। समझ में आ गया आपको। थर्ड जनरेशन में जहां भी आईसी सब समझ जाए मिल जाए तो समझ लेना कि थर्ड जनरेशन से संबंधित है। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म है, और साथ के साथ इसका फुल फॉर्म फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होगी और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है आईसी। अब लास्ट और फोर्थ में आपको बताऊं, जो चौथी जनरेशन जो आज के समय अपन कंप्यूटर चला रहे हैं, वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है, वो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर है। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये कौन से फोर्थ जनरेशन के हैं। और ये किस पर काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं। ठीक है, किस पर काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनके अंदर लगे होते हैं, छोटी छोटी चिप है, वो उनको भी छोटा करके लगा दिया गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं। और आज के समय अब आप देखो, लेनोवो ने अपना जो नया लैपटॉप लॉन्च किया वो किस पे, एआई बेस्ड लैपटॉप है। तो जो फिफ्थ जनरेशन है, जो अब जब जब लैपटॉप आएंगे वो किस पे होंगे, एआई बेस्ड के लैपटॉप होंगे, जो अभी तक अब धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। समझ में आ गया। ये तो था आपके कंप्यूटर की जनरेशन। जितनी जनरेशन होती है, जो जो आपको देखने को मिलेगा, एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ मैं जल्दी से। जहां पर भी आपको वैक्यूम ट्यूब दिखे, फर्स्ट जनरेशन करना है। जहां पे आपको ट्रांजिस्टर दिखे, सेकंड जनरेशन करना है। जहां पर आपको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट दिखे, थर्ड जनरेशन करना है। जहां पर आप माइक्रो प्रोसेसर देखिए, आपको क्या करना है, फोर्थ जनरेशन करना है। और एआई दिख जाए तो फाइव जनरेशन कर लेना है। समझ में आ गया। अब आपको करना है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें माइक्रो कंप्यूटर की। पहला टाइप आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो का अर्थ होता है, माइक्रो शब्द को से पता होगा आपको, छोटे कंप्यूटर से संबंधित होता है। तो जो कंप्यूटर होते हैं जिनको आप घर में यूज करते हो, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते हैं। समझ में आ गया आपको।
तो जो व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए अपन जिन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है इन्हें। बस समझ में आ गया ना आपको, जो आपको घर में यूज करे वही माइक्रो कंप्यूटर आएगा। माइक्रो मतलब छोटा, समझ में सबसे छोटा रूप होता है माइक्रो कंप्यूटर का। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर देके रखे, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट हो गया, ये सब देके रखे, तो आप क्या टिक कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर टिक कर देना। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए इसमें। अगले वाला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या होता है, जिनका प्रयोग है ना बिजनेस वगैरह में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का किसमें प्रयोग किया जाता है, बिजनेस वगैरह में किया जाता है। जो बड़ी कैलकुलेशंस हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, इन सब में। अब जो मूवी वगैरह बनाई जाती है ना, तब जो मूवी वगैरह बनाते हैं तो उनमें जो ग्राफिक बनाए जाते हैं तो उनमें मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए, या जो आपका रिलायंस जैसी कंपनी होती है तो उनके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो समझ लेना, जहां पर मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस के कौन से का प्रयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो बिजनेस सब दिख जाए तो आपको मिनी कंप्यूटर करके आना है। 3 नंबर प्रश्न है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इनका कहां पर प्रयोग होता है, तो सरकारी संस्थाएं जितनी भी होती है ना वहां पर किसका प्रयोग होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो बैंक हो गया, सरकारी कार्यालय हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर किया जाता है। अब इसका क्या कार्य होता है, ये एक मेन कंप्यूटर होता है, समझ गए, एक मेन सर्वर की तरह होता है, और इससे बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। समझ में आ गया, एक मेन कंप्यूटर होगा, उससे सारे क्या होगा, अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े होंगे एक साथ। एक हजार कंप्यूटर्स कोई अपने साथ जोड़ सकता है। तो समझ में आ गया, मेन फ्रेम किससे याद कर लेना, मेन, एक आदमी मेन हुआ है ये खुद ही, और बाकी कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका कहां पर प्रयोग होता है, बिग कंपनीज एंड यूज इन द बैंक्स, तो बैंक वगैरह में यूज किया जाता है। अगले वाला 4 नंबर सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनका साइंटिस्ट हो गया, रिसर्च हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, जो अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, इन सब में यूज किया जाता है। तो मौसम विज्ञान हो गया, अनुसंधान हो गया, साइंटिस्ट हो गया, गणनात्मक कार्यों में इसका यूज किया जाता है। तो आपको पता है जो कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ये बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, बहुत हाई लेवल के कार्यों को करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको करवाऊं कि भारत का जो आपका सुपर कंप्यूटर था पहला, उसका क्या नाम था, परम 800, परम 8000, सॉरी, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको 1991 में CDAC के द्वारा बनाया गया था। अच्छे से याद कर लो, प्रश्न आ सकता है कि परम 8000 है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलो शुरू कर, अब अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम आपका कैसे कार्य करता है, इसका आर्किटेक्चर मैं आपको समझा देता हूं। पहले वाला सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सबको पता, आपने बचपन से ही पढ़ रखा है इन सब चीजों में। अब सीपीयू के आपका क्या होता है, सीपीयू के दो भाग होते हैं। सीपीयू के दो भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। समझ में आ गया, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू का कार्य क्या होता है, एएलयू को कार्य होता है कि जितने भी प्रकार के जो अर्थमेटिक डाटा हो गया, मतलब गणितज्ञ और तार्किक के कार्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एएलयू का। मतलब आपने कंप्यूटर पर टाइप किया कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है आपको, 4 + 4 = 8 हो गया, और कोई भी चीज को मतलब कोई भी लॉजिकल चीज करनी है, जैसे कोई लॉजिकल चीज मतलब कोई भी एमएस वर्ड पे कोई भी चीजों को टाइप करना है, इन सब चीजों को करना है, तो इन सब चीजों को कौन करेगा, एएलयू परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जिसमें तार्किक शब्द आपको दिख जाए और गणितज्ञ शब्द जहां पर दिख जाए वहां पर एएलयू टिक करके आना आपको, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और फिर एक और होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो, जैसे आपने एमएस वर्ड खोलने का ऑप्शन दिया, आपने जो गाना चलाने का जो टिक किया, और आपने जो ये कोई भी वीडियो चलाने का कार्य शुरू किया, कंट्रोल यूनिट, तो वो क्या होगा, वो किसमें आएगा, कंट्रोल यूनिट में आएगा आपका। तो समझ में आ गया आपको, एएलयू क्या करता है, मैथमेटिक गणितज्ञ और तार्किक कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट वो सारे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, आप जो उसको देते हो।
अब बात करें मेमोरी, तो मेमोरी होती है वो, तो आपको पता है मेमोरी तीन प्रकार की मेमोरी होती है, रैम, रोम और कैप्चर मेमोरी। तो पिछले जो वीडियो है एमसीक्यू वाले अच्छे से बता रखा है मैंने रैम, रोम और कैप्चर मेमोरी में क्या फर्क होता है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं। रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो जिसको आप कभी भी, मतलब क्या होती है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। आपके जो ऐप वगैरह चलते हैं ना बैकग्राउंड के अंदर, आपका जो वीएलसी चला लिया आपने कंप्यूटर में, एमएस वर्ड चला लिया, एमएस पेंट चला लिया आपने, और कोई फाइल खोल ली, तो ये क्या होंगे, ये सारे के सारे रैम के ऊपर ही स्टोरेज होते हैं। और या ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है या वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जहां पर वोलेटाइल मेमोरी का शब्द दिख जाए वहां पर क्या करने क्या आना, आपको रैम शब्द का उपयोग करके आना है। फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम की बात करें तो रोम होते हैं परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, नॉन वोलेटाइल होता है पूरा। नॉन वोलेटाइल का क्या अर्थ होता है, मतलब आपके जो कोई फाइल डाउनलोड करके रख लिया आपने, या फिर आपने कोई कोई सॉन्ग रख लिया, या आपने कोई प्राइवेट आपने कोई फोटो वगैरह रख ली, तो ये क्या होती है, या कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करके रख रखा है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, परमानेंटली स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर। इसीलिए क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है इसे। समझ में आ गया। एक और उदाहरण देके बताऊं, अगर जब फोन को स्विच ऑफ करके, लैपटॉप को स्विच ऑफ करके और जो वापस से ऑन करते हो, शट डाउन करके वापस ऑन करते हो, तो अगर जो फाइलें अगर आपकी डिलीट नहीं हो रही है तो वो रोम पर स्टोर है, और जो फाइलें आपकी हट जाती हैं बैकग्राउंड से तो वो रैम में स्टोर होती हैं। जैसे कि आपने वीएलसी चला रखा था, फाइल चला रखी थी, सब कुछ चला रखा था, 5-6 ऐप चला रखे थे, स्विच ऑफ या शट डाउन करके वापस ऑन किया तो सारे ऐप हट जाते हैं ना, तो वो समझ लेना वो कहाँ पर चल रहे थे, रैम पर चल रहे थे। और आपने जो मूवी डाउनलोड कर रखी तो वो तो नहीं डिलीट होती है ना, तो वो रोम पर रहती है। कैप्चर मेमोरी, तो कैप्चर मेमोरी क्या होती है, ये जो आपने कंप्यूटर है समझ, रैम पर आपने ऐप खोलने का जो ऑप्शन दिया, और आपने साथ साथ वीएलसी का भी दे दिया, आपने साथ के साथ किसका दे दिया, आपने को फाइल खोलने का भी दे दिया। अब क्या हुआ, कंप्यूटर को सारी चीजें साथ नहीं करेगा, तो ये जो मेमोरी है एक साथ जो इंस्ट्रक्शन जो आपने तुरंत दिए वो सारे के सारे कैप्चर मेमोरी के पास चले जाएंगे। ठीक है, कैप्चर मेमोरी तीनों को आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए इनको स्टोर कर लेगा, और ये क्या छोटी सी मेमोरी होती है, एक एक इंस्ट्रक्शन को रखती है, और फिर सीपीयू के पास क्या करेगी, पहले जो आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया उसको पास, वो वाली मेमोरी उसके पास जाएगी, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली। तो ये क्या होती है, छोटी मेमोरी होती है, और सीपीयू और जो ये आपका जो कंट्रोल, ये जो रैम और रोम के बीच में कार्य करती है। तो सबसे छोटी और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का अगर कहां पर ऑप्शन आए तो कौन सी मेमोरी करके आनी आपको, कैश मेमोरी को करके आना आपको। अगले वाला इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस बताना है, जो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जिनसे आप इंटर कोड अंदर डाटा का जो डाटा होता है, आपको जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो अंदर की तरफ देते हो। तो ये डेफिनेशन नहीं आती, इसमें आपके एग्जांपल आते हैं कीबोर्ड। तो इसका क्या एग्जांपल होते हैं इनपुट डिवाइस के, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप क्या इंस्ट्रक्शन अंदर देते हो ना। एक और एग्जाम्पल क्या होगा, अच्छे से देख लेना, माउस और कीबोर्ड क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। साथ के साथ जो माइक्रोफोन है, समझ में आ गया, जो टीचर वगैरह लगा कर रखते हैं ना, आप जो एक क्लासे लेते हैं तो वो माइक्रोफोन हो गया। स्कैनर, आप जो स्कैनर करते हो पैसे वगैरह स्कैन करने के लिए, तो वो भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। साथ के साथ एक और क्या होगा, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक होगा, वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करूं आपको, तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कौन से होगी। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया और स्कैनर हो गया। ये सारे के सारे क्या इनपुट डिवाइस है। अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, मॉनिटर आएगा। कोई भी कंप्यूटर होता है उसका मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, समझ में आएगा, मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, प्रिंटर आएगा, फिर उसमें आएगा आपका प्रोजेक्टर आएगा। क्या आएगा, प्रोजेक्टर आएगा आपका। तो ये सारे किसके उदाहरण होते हैं, ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन और प्रोजेक्टर, समझ में आ गया। तो इसमें प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर और मॉनिटर, ये सारे मेन उदाहरण है। इनमें से आपको एक दे के रखेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट व आउटपुट डिवाइस नहीं है या कौन सा है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।
अब आपके बात करें, अगला प्रश्न आता है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसी कैसी डेफिनेशन आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस का कार्य करता है वही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका उदाहरण दूं तो जो ऐप वगैरह चलाते हो आप, और जो आपने क्या किया, ऐप है आपके पास वीएलसी प्लेयर और माउस से आपने उस पर क्लिक करके उसको ओपन किया, तो ये सारी प्रोसेस किसके ऊपर हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो रही है। तो आपने नहीं सुना होगा कि भाई मेरे लैपटॉप की तो विंडो उठ गई या कंप्यूटर उठ गया, और तो क्या होता है उसमें उसकी विंडो उठ जाती है, तब तो वो काम करना बंद कर देता है। उसके अंदर आप ना तो कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते, ना माउस का प्रयोग कर सकते, ना कोई सॉफ्टवेयर चलता है। तो समझ में आ गया ना, जो जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों जिस पे कार्य करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो अब आगे बात बताऊं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। पहला नंबर टाइप होता है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी कार्य होते हैं उनको एक साथ कार्य करने का प्रयास करता है बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया। दूसरा होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और सभी के उदाहरण भी देकर बता दूंगा मैं आपको आगे जाकर। अगले तीसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से अधिक लोग हैं वो कार्य कर सकते हैं। जैसे बैंक का आपको जो एटीएम होता है ना, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वो कौन सा होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब बैंक से एक से अधिक 5 से 6 आदमी क्या कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं ना कोई भी जाकर, तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सीपीयू को समय के साथ साझा करता है, मतलब जो सीपीयू होता है उसमें टाइम के साथ आप चीजों को बदलाव कर सकते हो। और अगला होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कई कंप्यूटर मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो बड़ी बड़ी जो ये रिसर्च सेंटर होते हैं ना, वहां पर क्या होगा, एक साथ कई कंप्यूटर उससे ऑपरेटिंग सिस्टम पर जुड़े होंगे, इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इतना नहीं आता, इतनी ज्यादा यहाँ पर इनके टाइप इंपॉर्टेंट है इनके उदाहरण। तो विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आपको पता है, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, विंडो एनटी हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब उदाहरण है। लाइनक्स यूनिक्स विंडो एनटी हो गया, एमएस डोज हो गया, और ये क्या हो गया उसका, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये एप्पल का है, एंड्रॉइड हो गया। ये सब किसके उदाहरण होते हैं, ये सब उदाहरण होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी जो लास्ट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उस पे आ गए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित आपको क्वेश्चंस अब मैं करवाने वाला हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है आपकी, पहले वाला होगा लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज है जो कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के नाम से उसको जाना जाता है। तो मतलब आप जो कैलकुलेटर पर कार्य करते हो ना, जो कैलकुलेटर होता है उस पर जो कार्य करते हो वो परफॉर्मेंस होती है, वो क्या कौन सी लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जिसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लेना आपको, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, और सेकेंड लैंग्वेज में किसका प्रयोग हुआ था, असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था। अच्छे से याद कर लो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे, सेकेंड लेवल जो जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया गया था। अब बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो आज के समय में जनरेशन के कंप्यूटर में जिस प्रकार के जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गया, C++ हो गया, ये सारी की सारी किस पे आती है, लैंग्वेज पे आती है। स्किप मत करना, लैंग्वेज का पर्सन ऐसा कैसा उठ के आएगा आपके सामने। तो इसमें बता दूं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड जनरेशन की जो आती है जनरेशन, वो कौन सी है, C++ और जावा। तो थर्ड जनरेशन की याद रख लेना आपको, सी से संबंधित दिख जाए आपको और जावा दिख जाए तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन में कौन सी है, SQL और मैटलैब, सरल डाटा से संबंधित होती है। तो याद रख लेना, फोर्थ जनरेशन में कौन है, SQL और MATLAB से संबंधित जो जनरेशन फोर्थ जनरेशन की है। और जो फिफ्थ जनरेशन इसमें कौन सी है, AI है, प्रोलोंग और मरकरी जैसी भाषाएं हैं। तो
अब लैंग्वेज पैराडिगम की बात करूं मैं, तो किस कैसे 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 ये जो लैंग्वेज है वो कार्य करती है। तो पहला था प्रोसीड्यूरल, मतलब चरणबद्ध तरीके से, मतलब इंस्ट्रक्शंस पे जो कार्य करती है वो कौन होती है, सी और पास्कल। पास्कल लैंग्वेज हो गई और सी लैंग्वेज हो गई, ये किस पे काम कार्य करती है, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करती है। अगला होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब आप जैसा ऑब्जेक्ट दोगे, जैसा क्लास दोगे वैसा, मतलब इनका जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है। तो सी प्लस प्लस होती है, या किसके कैसी होती है, जिनका जो कंटेंट है वो फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और क्लास पे आधारित होती है। फंक्शंस, जो फंक्शंस पर आधारित होती है वो कौन सी होती है, हस्पेल और लिस्प होती है। और लॉजिक पर कौन सी आधारित होती है, प्रोलॉग है वो लॉजिक पर आधारित होती है। अगले वाला बस दो, इसके यूजर इंटरफेस कैसे होते हैं, इंपोर्टेंट है सब। CLI, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, वो टेक्स्ट पे आधारित होता है। जो देखो, अगर कंप्यूटर के अंदर हो गया, अगर आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो कि MS वर्ड को खोलो, तो आप जो नॉर्मल कंप्यूटर पे देते हो तो वो किस पे आधारित होता है, GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। समझ में आ गया, जहाँ पे माउस हो गई, विंडो हो गया, इन सब चीजों पर आप जो चीजें खोलते हो ना, VLC खोल लिया, MS प्लेयर खोल लिया, MS पेंट खोल लिया आपने, तो ये किस पे कार्य करता है, ये कार्य करता है GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। लेकिन कंप्यूटर पर जो मतलब जो कोडिंग करने वाले होते हैं, बीटेक के वो होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बैक एंड में चीजों को खोल करके टेक्स्ट पे कोडिंग करके जब उनको खोलते हैं, उनमें भी होता है, उसकी मैं फोटो दिखा देता, आपको दिखाऊंगा। वो क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, वो कमांड देते हैं उनको, रन में जाकर मतलब एक प्रोग्राम खुलता है, उसमें क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है रन ओपन द विंडो, ओपन द MS पेंट, मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो MS पेंट है वो खुल जाता है। उनका बाकायदा टेक्स्ट होता है, कोड होता है हर चीज का। तो वो क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका डिफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GI की और CLI की। चलो, यूनिट फर्स्ट आपका खत्म हो गई, सबसे बड़ी यूनिट भी यही थी। अब आपका जो अगला है वो क्या होगा, इंटरनेट से संबंधित चीजें शुरू होने वाली है। दूसरा नंबर होता है इंटरनेट का इतिहास और उसके कार्य। तो इंटरनेट का क्या इतिहास रहा और उसके क्या कार्य रहे, आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है इतिहास। तो इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कब कहाँ हुई थी, ARPANET नामक एक नेटवर्क से शुरुआत हुई थी, जहां कहाँ पे हुई थी, 1969 में हुई थी, अमेरिका के रक्षा प्रोजेक्ट में। अमेरिका के जो कौन सा प्रोजेक्ट था, अमेरिका का जो डिफेंस प्रोजेक्ट था, अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम के लिए 1969 में पहली बार ARPANET है, वहां से शुरुआत होती है इंटरनेट की। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन और बिजनेस और एजुकेशन से संबंधित है, वो चीजों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इंटरनेट पर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरनेट पे आप क्या कार्य करते हो, तो ब्राउज करते हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हो, और आपको इंटरनेट पे ब्राउजर करने के लिए, मोडेम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। मतलब एक दूसरे से आपको लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर इन सब चीजों में सबसे जरूरी चीज यही है कि इंटरनेट की शुरुआत ARPANET के द्वारा हुई थी 1969 में। अगले वाला है जो वेब ब्राउजर और वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर और वर्ल्ड वाइड वेब, तो WW को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो जहां पर आप, ब्राउजर क्या होते हैं, वेबसाइट देखने के टूल। तो जहां पर हम ब्राउज करते हैं वेबसाइट वगैरह को, वो क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं। तो इनका क्या उदाहरण होगा, क्रोम, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, साथ के साथ जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, UC ब्राउजर होगा, ओपेरा मेन्यू हो गया, और ये सब किसके उदाहरण है, ये ब्राउजर के उदाहरण है। और इसका कार्य क्या होता है ब्राउजर का, आप वेबसाइट को देखने जाते हो, टू सर्च द वेबसाइट। समझ में आ गया, उसको वेब ब्राउजर कहते हैं। जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका क्या क्विक रिवीजन हो जाए सारी चीजों का। अगला होगा WW, इंटरनेट की सेवा है जहां पर HTML आधारित वेब पेज होते हैं। तो WWW क्या होते हैं, जब आप वेब ब्राउजर क्या हो गए, जहां पर आप गए और आपने गूगल खोला, समझ आ गया, अब गूगल पे जाकर आपने वेबसाइट खोली www.ssoid.com। तो जैसे आपने SSOID को खोला, तो वो SSOID किस पर कार्य करती है, WWW पे कार्य करती है, और
जहां पर क्या होता है, वो वेबसाइट बनी किससे होती है, HTML से बनी होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनी होती है, उस पर कार्य करती है। तो समझ में आ गया, www इज सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट दैट होस्ट द वेब पेजेस। तो जो भी इंटरनेट पर वेबसाइट्स आप देखते हो, गूगल पे जाके जो भी आप वेबसाइट खोलते हो, वो किस पे कार्य करती है, वो किस पे उसको कौन होस्ट करता है, उसको कौन चलाता है, www चलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब चलाता है। समझ में आ गया, यो मेन दादो है अन सारी वेबसाइटा को। अगले वाला है यूआरएल और डोमेन नेम। तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड डोमेन नेम। तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया, और उसको डोमेन नेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है, कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी, जैसे www.google.com है, तो ये क्या है, ये यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है, आपका जैसे घर का पता होता है ना, वैसे ही क्या होता है, यूआरएल होता है। और जो आप लास्ट में जिस चीज के .com, .gov, .in ये देखते हो ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका जो डोमेन नेम। उसको क्या होता है, डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना आपको। तो मतलब ये समझ लो, आपका जो घर का पता वो क्या होगा, यूआरएल होगा, और किसका घर है वो ये पता कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये डोमेन नेम होगा। अगले वाला यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो आप इंटरनेट का क्या करते हो, चैटिंग करने में, सोशल मीडिया, शॉपिंग, एजुकेशन, बैंकिंग और ईमेल। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ईमेल और उसकी सेवाएं। तो ईमेल का कार्य क्या होता है, ईमेल पे आप मैसेज है वो ट्रांसफर करने का कार्य करते हो, संदेश को भेजने का कार्य करते हो, क्या तो भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। साथ के साथ चैटिंग और इंस्टेंट मैसेज का भी कार्य करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम जैसे क्या होते हैं, जहां पर आप इंस्टेंट चैटिंग का जहां पर शब्द आ जाए, इंस्टेंट मैसेजिंग या टेक्सटिंग का जहां पर ऑप्शन देके रखे, तो वहां पर समझ लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऑप्शन है वो सही होगा। अगले वाला न्यूज ग्रुप। तो डिस्कशन फोरम ऑफ वेरियस ग्रुप, ये तो कोई इतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। अगले वाला है टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब ये शब्द आते हैं जिनसे पूछते हैं कि इनमें से कौन से ऐप है जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित होगा। तो जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इनसे क्या कर सकते हो आप, जो वीडियो मीटिंग होती है वो वगैरह करते हो जूम पर या गूगल मीट के ऊपर। तो इनका नाम अच्छे से याद कर लेना, ये पर्सन आ जाएगा तो ये जरूर आपको परेशान करेगा। अगले वाली बात करूं, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो ई कॉमर्स कौन सी होती है, इंटरनेट कॉमर्स। जो इंटरनेट से आप सामान वगैरह मंगाते हो ना, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जुपिटो हो गए, ये सब हो गए, ये किसके उदाहरण होते हैं, ई कॉमर्स के उदाहरण होते हैं। और एम कॉमर्स कौन से होते हैं, मोबाइल से खरीदारी करते हो। तो व्हाट्सएप पे भी कई ऐसे ग्रुप नहीं बना करके रखते हैं कि आप हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हो, तो वो कोर्स कौन से में आता है, एम कॉमर्स के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ी होती है, एम कॉमर्स मोबाइल से सेलिंग या बाइंग से जुड़ी होती है। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अब बात करें अपन ई सर्विसेज की, इंटरनेट पर मिलने वाली सर्विसेज की। तो ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन में अपन जो ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे का, वो किसके थ्रू करते हैं, यूपीआई के द्वारा करते हैं। समझ में आ गया, यूपीआई का क्या होता है, यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग से संबंधित होते हैं। अब आपका क्या होता है, मोबाइल वॉलेट पूछा जाता है, जिसमें कौन सा फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये क्या है, मोबाइल पे वॉलेट के नाम से इनको जाना जाता है। प्रश्न पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है आपके सामने, जिसमें क्या ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, यूपीआई होगा, वॉलेट्स हो गया और अदर डिजिटल पेमेंट्स हो गया। अगले वाले पर्सन की बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। तो सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है, जहां पर आप लोगों से सोशली और प्रोफेशनली जुड़े होते हो, वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम से इनको जाना जाता है। जहां पर आप लोगों के क्या कर सकते हो, आप इनसे चैट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे कंप्यूटर पे आप इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हो, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। ई लर्निंग व ऑनलाइन शिक्षा।
तो क्या होगा, ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप जो एजुकेशन लेते हो उसे क्या कहा जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जैसे पीडब्ल्यू हो गया, बायजूस हो गया, बायजूस तो रहा ही नहीं अब, अन अकेडमी हो गया, कैरियर विल हो गया और दुरीना हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उदाहरण है जहां पे आप ई लर्निंग करते हो। अगले वाला क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की मैं आपको बात करूं तो क्लाउड स्टोरेज होता है, उसके क्या उदाहरण होते हैं क्लाउड स्टोरेज के, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज होता है जहां पर आप अपनी फाइल वगैरह वो स्टोर कर सकते हो इंटरनेट पर किसी भी समय, उसे क्या कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। तो आपको पता है, आप अपने डॉक्यूमेंट हो गया, आप अपने जो फाइल वगैरह हो गई, या फिर आपके पास जो भी ये क्या बोलते हैं फोटो वगैरह होते हैं, आप अपने गूगल ड्राइव पे कहीं ना कहीं सेव कर रखी होगी। तो ऐसे ही तो नहीं है कि हर कहीं सेव हो गई, वो कहां पर सेव होती है, क्लाउड स्टोरेज पर सेव होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जो सेव होते हैं क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो वर्चुअल जो आपको स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। उदाहरण है गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और वन ड्राइव। ये वन ड्राइव शब्द भी याद रख लेना, आज आ सकता है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड स्टोरेज का क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। अगला होगा डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जो दस्तावेज को प्रमाणित करता है, मतलब ए डिजिटल स्टाम्प फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो ये पर्सन कैसे आता है, डिजिटल सिग्नेचर से क्या होता है, तो डिजिटल क्या होता है, इससे वेरिफिकेशन और ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रमाणिकता, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिस पर डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है तो उसका क्या फायदा होगा, तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, भाई प्रमाणिकता बढ़ जाएगी कि ये सही व्यक्ति ने ये चीज भेजी है, और वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सही है, वैध है। समझ में आ गया आपको। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसकी आईटी एक्ट 2000 में सबसे पहले प्रमाणिकता की गई थी कि अगर डिजिटल सिग्नेचर वो भी आपके जो नॉर्मल सिग्नेचर के बराबर उनकी वैल्यू होगी। अगले वाला है मैनेज एंड ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट को मैनेज करने का क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या होता है, पहले देख लो, यूजर आईडी होती है, फिर जैसे आपका नाम सुमित है तो sumit@gmail.com, यह लिखने का सही तरीका होता है। आप एकदम समझ लो, आपका नाम समझ में आ गया, @ जो आपका जो भी जिस कंपनी का यूज कर रहे हो, जीमेल, ईमेल, और फिर .com, ये लगाने का एकदम तरीका होता है। आप देखो कैसे लिख सकते हैं, सुमित लिख दिया, फिर @ लिख दिया, 1 2 लिख दिया @gmail, ये गलत है एकदम। ऐसी भी कोई भी प्रकार की जीमेल आप नहीं लिख सकते जहां पर 2 @ आए, एक ही @ आएगा और उसके बाद में कंपनी का जिसका यूज कर रहे हो आप उसका नाम आएगा। समझ में आ गया। आप ऐसे नहीं कर सकते Sumit.123 @gmail.com, तो ये भी गलत तरीका होता है आपका। साथ के साथ ऐसे भी नहीं लिख सकते आप Sumit@gmail.com, तो @ लगाना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो ये 2-3 प्रकार आते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा है वो सही जीमेल आईडी का उदाहरण होगा। तो आपको यही ध्यान रखना, जहां पर ऐसे देके रखे यूजर नेम, बीच में आपको करेक्टर्स देके रखे, सिंबल देके रखे, चाहे कुछ भी देके रखे, लेकिन आपको सिंपल नाम है, @ देके रखे, और फिर जो जीमेल ईमेल देके रखे और .com देके रखे, वो सही ईमेल एड्रेस होगा। ये प्रश्न आएगा आपका। ईमेल को ट्रांसफर करने के तरीके SMTP, IMAP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IAMP। तो जो आप ईमेल या जीमेल को जो ट्रांसफर करते हो कोई व्यक्ति को, तो कौन सा प्रोटोकॉल कार्य करता है, SMTP प्रोटोकॉल है वो कार्य करता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, दिख जाए ऑप्शन में टिक करके आ जाना, यही आएगा उसमें। तो आप अगर ईमेल आईडी या जीमेल आईडी को लॉगिन करते हो तो आपको क्या चाहिए होते हैं, एक यूजर नेम, आपका जो भी जिस नाम से भी जीमेल आईडी है, जैसे आपका नाम है मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार आपका आपने बना रखी कि मुकेश कुमार 1500 @gmail.com। तो ये जो मुकेश कुमार 1500 @gmail.com है वो क्या आपका यूजर नेम है। साथ के साथ आपको क्या चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए जीमेल को लॉगिन करने के लिए। तो यूजर नेम और आपको पासवर्ड चाहिए कोई भी जीमेल को लॉगिन करने के लिए। दूसरा, ईमेल आप कहां से प्राप्त होते हैं, ईमेल आपको इनबॉक्स के अंदर है, वो प्राप्त होते हैं, इनबॉक्स के अंदर ही आपको ईमेल मिलेंगे। अगले वाला जो ईमेल भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या होता है, वो कंपोज ऑप्शन में जाओगे, तो कंपोज में जाके ईमेल लिख दोगे और फिर सेंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दोगे।
और अगर आप कोई भी जो ईमेल होती है उस पर आप फाइल, फोटो या कोई ऑडियो, साउंड या कोई लिंक शेयर कर रहे हो तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम से जाना जाता है अटैचमेंट के नाम से। तो कोई भी फाइल को अटैच करना ईमेल से क्या कहलाता है? अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला एड्रेस बुक, संपर्कों की सूची। तो आप आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है वो डालते हो तो उसमें क्या होता है? संपर्क सूची के नाम से, एड्रेस बुक के नाम से जाना जाता है। जितने भी कॉन्टेक्ट है वो आपके सेव रहते हैं जीमेल आईडी के अंदर, वो एड्रेस बुक में सेव रहते हैं। याद रखो लो, जितने भी कॉन्टेक्ट की जो लिस्ट है वो आपकी जीमेल आईडी की किस पे सेव रहती है? एड्रेस बुक पर सेव रहती है। और फाइल डाउनलोड कहां से करते हो आप? अटैचमेंट में सेव कर आप सारी फाइलें वो डाउनलोड कर सकते हो। तो और भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे ट्रेस हो गया, तो डिलीट की हुई जो जीमेल आईडीज होती है वगैरह वो ट्रेस में पड़ी रहती है। दूसरा होता है सोशल, सोशल के नाम से भी आता है आपके सामने। सोशल में क्या होता है? जो सोशल में क्या पड़ा रहता है? जो आपके जीमेल, जो इंस्टाग्राम, जो स्नैपचैट हो गया या फिर ये जो आपने जीमेल आईडी से अटैच कर रखे हैं उनसे संबंधित मैसेज क्या होते हैं? सोशल मीडिया के जितने मैसेज है वो कहां पर आते हैं? सोशल के अंदर ऑप्शन में आते हैं। एक होता है स्पैम, तो स्पैम में क्या आते हैं? कौन से आते हैं? मार्केटिंग से संबंधित हो गया, या फिर जो 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 आपकी मेल है वो मेल काम की नहीं है, जो मेल फेक हो सकती है, जो आपको हैक कर सकती है, जो अनऑथराइज्ड होती है, वो कहां पर होती है? स्पैम, जो ईमेल के अंदर या जीमेल के अंदर जो स्पैम का ऑप्शन होता है वहां पर रहती है। तो यही पर्सन बनेंगे ईमेल में, इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा ईमेल के अंदर। बाकी सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया है। तो ये यूनिट नंबर 2 भी आपकी खत्म हो गई। आप शुरू करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 को। इसमें क्या है? टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो किस किस प्रकार के साइबर थ्रेट्स होते हैं आपको इस पर बात करेंगे। अब बात करें अगले वाले 3 नंबर यूनिट की तरफ, साइबर खतरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो कितने प्रकार के साइबर खतरे होते हैं इन पर अपन बात करने का प्रयास करेंगे। तो जो साइबर थ्रेट में क्या होते हैं? सबसे पहले आते हैं वायरस हो गया, वोम हो गया, ट्रोजन्स हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये जैसे आप बीमार होते हैं तो बैक्टीरिया होते हैं ना आपके, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर को बीमार करने के लिए वायरस, वोम्स और ट्रोजन्स नाम के ये वायरस होते हैं। ये जो मतलब खतरे होते हैं, ये क्या कर देते हैं? कंप्यूटर को खराब कर देते हैं, नुकसान कर लेते हैं, बीमार कर देते हैं। अगले वाले टर्म देखने, ये सब टर्म आएंगे आपके सामने और इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये देख रहे हैं फिशिंग किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन है वो आती है, उनको करना होता है। अगले वाला क्या है? नकली वेबसाइट व ईमेल से डाटा चुराना। मतलब आप क्या करते हैं, लोग फिशिंग करके क्या कर लेते हैं? किसी की जो पर्सनल जानकारी है वो चुरा लेते हैं। तो काफी बार नहीं आता, लिंक वगैरह आते हैं, उस पर क्लिक करते हो तो आपकी पर्सनल जानकारी है वो सामने वाले के पास चली जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। किसी के डेटा को चुराना, व्यक्तिगत डाटा को चुराना फिशिंग में आता है। अगले वाला है रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर जहां पर शब्द दिख जाए वहां पर फिरौती मांगने जैसा शब्द आएगा। तो रैंसमवेयर क्या होगा? किसी का डाटा कर लॉक करके, किसी का ऐप वगैरह हैक करके आपने क्या कर लिया, उससे पैसे मांगो कि मुझे तो 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए दो, जितना जैसा ऐप हैक किया आपने वैसा पैसा मांगते हो, उसे क्या कहता है? रैंसमवेयर कहा जाता है। तो फिरौती मांगने से संबंधित शब्द आ जाए तो रैंसमवेयर करके आ जाना। व्यक्तिगत डाटा चुराने से संबंधित शब्द आ जाए तो फिशिंग कर देना। अगले वाला स्पाईवेयर व एडवेयर। तो जो स्पाईवेयर का काम क्या होता है? स्पाई सबसे समझ पता चल गया आपको, किसी का चुपचाप डाटा है वो क्या करेगा? डाटा है उसको ट्रैक करेगा, डाटा को आपको चेक मतलब चुराने का प्रयास करेगा। एडवेयर क्या होता है? एड दिखाने का कार्य करता है एडवेयर। और दोनों ही क्या करते हैं? आपका डाटा है वो लीक करने का प्रयास करते हैं। अगले वाला क्या होता है? एमएस डोज। तो वेबसाइट को बंद करना। डोज क्या कर देता है? डिनाइल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं? ये जैसे क्या होता है, कभी कभी आप ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कोई वेबसाइट हो गई कि कोई बड़ा ऐप लॉन्च था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? हैकर होते हैं क्या करते हैं? एक साथ बहुत अधिक बोट्स को भेज देते हैं और इससे ट्रैफिक बढ़ा देते हैं और साइट है वो चलनी बंद हो जाती है। तो वहां पर किस प्रकार का हैक हुआ है? डोज, डिनाइल ऑफ सर्विसेज से संबंधित हैक है वो कर लिया गया, वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। चलो अब अगले पे बात करें तो सुरक्षित वेबसाइट की क्या पहचान होती है? तो कोई सुरक्षित वेबसाइट होगी उस पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? HTTPS देखने को मिलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, और एस का अर्थ होता है सिक्योर। तो HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस सिक्योर होता है। तो जिस भी वेबसाइट के साथ में लास्ट में एस लगा हुआ मिले आपको, तो समझ लेना कि वो वेबसाइट कैसी है, सिक्योर है। तो आज जाना आप गूगल पे, और गूगल वगैरह भी खोलोगे तो ऊपर देखना, ऊपर जो आता है ना ऐसा लिंक से खुला रहता है, वहां पे लिखा होगा www.https.google.com। तो जो भी वेबसाइट HTTPS पे शुरू होती है वो क्या होती है, सेफ वेबसाइट्स होती हैं। सिक्योर सील्स जैसे आप जिनका प्रयोग कर सकते हो, मतलब ये क्या करते हैं, ये आपको जो अवैध वेबसाइट है उनको खोलने से रोकेंगे। तो वेरीसाइन, ट्रस्टवेव, मेकफ्री और सिक्योर, ये सारे जो वेरीसाइन, ट्रस्टवेयर और मेकफ्री स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपको गलत वेबसाइट खोलने से रोकते हैं। अच्छे से याद कर लेना, वेरीसाइन, ट्रस्टवेव और मेकफ्री, सिक्योर। अगले वाला है सुरक्षित ब्राउजिंग और ईमेल की आदत। तो आपको सेफ ब्राउजिंग कैसे कर सकते हो, तो ये प्रश्न भी आता है कि सेफ ब्राउजिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन सेफ ब्राउजिंग से संबंधित है। तो सेफ ब्राउजिंग एंड ईमेल एटिक्विटीज में क्या आएगा, अज्ञात ईमेल लिंक न खोलना। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, अज्ञात है वो लिंक को नहीं खोलना चाहिए, पब्लिक वाईफाई को यूज नहीं करना चाहिए, आधिकारिक पासवर्ड मतलब जो फॉर्मल मेल आते हैं ना उनको खोलना चाहिए, और ईमेल के अंदर कोई फालतू की अटैचमेंट आ जाए या फिर आपको पता नहीं है किसने भेजा उसको नहीं खोलना चाहिए। स्पैम में जो ईमेल आते हैं उनको नहीं खोलना चाहिए, और स्पैम से बचे। तो जो स्पैम के मैसेज आते हैं उनको खोलने से बचना चाहिए। साथ के साथ अपने पासवर्ड वगैरह, वो भी पासवर्ड है वो भी किसी को शेयर नहीं, पासवर्ड और OTP भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सही क्या है, ये सेफ ब्राउजिंग के ऑप्शन है। अगले IT के सामाजिक, कानूनिक व नैतिक पहलू। तो सामाजिक क्या होते हैं, मतलब नैतिकता। जैसे अपन समाज में रहते हैं तो अपना समाज में व्यवहार होता है कि समाज में हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, समाज में हम एक अच्छे इंसान की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो वही होता है IT के जो सामाजिक, कानूनिक व नैतिक पहलू, उसको देखने का प्रयास करेंगे। सोशल, लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ IT। तो सबसे पहले बात करें सामाजिक की, तो सोशल मीडिया पर आप कैसा व्यवहार करते हो, लोगों के डाटा को कैसे बचा कर रखते हो, कैसे उनकी गोपनीयता, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते हो, तो वही आता है सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर। अगले वाला बात करूं लीगल के अंदर कौन सा आता है, तो साइबर अपराध हो गया, हैकिंग हो गया, चोरी कानून हो गया इत्यादि, ये सारे के सारे किस में आते हैं, दंडनीय अपराध होते हैं इसके अंदर, लीगल के अंतर्गत। नैतिकता क्या है, सॉफ्टवेयर की पायरेसी न करना, गोपनीयता का सम्मान करना। तो ये जो आप जो टेलीग्राम से जो डाउनलोड करके देखते हो ना मूवी, तो ये किसमें आते हैं, इथिकल, नैतिकता की पायरेसी के अंतर्गत आती है। अगले वाले की बात करूं तो साइबर अपराध और उसकी रोकथाम। तो साइबर क्राइम एंड प्रिवेंशन, तो कोई भी डेटा को चोरी करना, पहचान की चोरी करना, बैंकिंग फ्रॉड करना, स्टॉकिंग करना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो आप जो डेटा की चोरी कर लेते हो, पहचान की चोरी मतलब किसी की प्राइवेट चीजों को आप शेयर कर देते हो, या बैंकिंग फ्रॉड वगैरह आते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत पासवर्ड्स का यूज करना चाहिए, एंटीवायरस का यूज करना चाहिए, फायरवॉल होता है उनका प्रयोग करना चाहिए, और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का उपयोग में लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको उपयोग में लेने चाहिए, एंटीवायरस है उनको प्रयोग में लेना चाहिए, फायरवॉल का उपयोग में लेना चाहिए। और अगर साइबर अपराध से संबंधित आपको कोई भी चीज है, कोई भी अगर क्राइम हो जाता है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, जो मैसेज वगैरह कर सकते हो, अपनी FIR दर्ज करा सकते हो cybercrime.gov.in के अंदर। और एक बार मैं समझा देता हूं, एंटीवायरस क्या होता है, आपको कंप्यूटर के अंदर वायरस को रोकने का कार्य करता है। फायरवॉल का क्या कार्य होता है, ये आपको कोई गलत नेटवर्क वगैरह यूज करने से रोकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, ये आपको कोई भी व्यक्ति को पासवर्ड पता चल गया तो भी वो आपको लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में एक पासवर्ड मांगेगा, फिर OTP भी मांगेगा आपका। अगले वाला क्या, साइबर कानून और भारतीय IT एक्ट। तो भारतीय IT एक्ट मैंने कब बताया था, इंडियन IT एक्ट कब लागू हुआ था, 2000 के अंदर लागू हुआ था, जिसमें क्या कार्य था, धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी और दंड के प्रावधान है वो इसमें लागू होते हैं। तो हैकिंग हो गया, डेटा चोरी हो गया, ये सब चीजें कहां पर होते हैं, IT एक्ट 2000 में लागू होते हैं। अब अगले वाले की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार कौन से होते हैं, कॉपीराइट हो गया,
तो कॉपीराइट किस किस चीज पे लग सकता है? कोई भी सॉफ्टवेयर पे लग सकता है, म्यूजिक पे लग सकता है, कोई भी जो किसी ने जो अपना लेख लिख रखा है, बुक वगैरह लिख रखी है, उस पे लग सकता है। समझ में आ गया? तो या कोई मूवी होती है उस पर भी कॉपीराइट होते हैं। तो लेख हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई संगीत हो गया, उस सब पर क्या होता है? कॉपीराइट है वो होते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है जो कोई नई खोज या तकनीक, कोई नई टेक्नोलॉजी या नई खोज की गई, उस पर क्या होता है? पेटेंट होता है। जैसे कोरोना वायरस की जो कोवैक्सीन अपन ने बनाई थी, वो क्या हो गई? उस पे उस कंपनी का जो आईसीएमआर जिसने भी बनाई थी, उस कंपनी का क्या पेटेंट होता है। अब उसकी कॉपी करके वैसी चीज और कोई नहीं बना सकता, चाहे वो समझ ले कि उसने कैसे बनाई है। तो पेटेंट होता है नई खोज और तकनीक से संबंधित, और जो कॉपीराइट होते हैं वो लेख हो गया, संगीत हो गया, सॉफ्टवेयर से संबंधित होते हैं। और ट्रेडमार्क क्या होता है? ब्रांड या लोगो का अधिकार। तो ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते ना, नाइकी जैसा लोगो आप खुद अपना कोई ब्रांड बना लो शूज का और नाइकी जैसा लोगो यूज कर लो, नहीं कर सकते ना। वो भी क्या होता है? इलीगल में आता है। और एप्पल जैसा अगर आपने फोन की कंपनी खोली और एप्पल जैसा लोगो बना लिया, नहीं बना सकते, क्योंकि ये ट्रेडमार्क अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया आपको तीनों की तीनों चीजों में क्या अंतर होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होते हैं? आपने भी जिंदगी में कभी ना कभी क्या कर किया होगा, कोई ना कोई ऐप को बिना किसी लाइसेंस का उपयोग लिए यूज में लिया होगा। समझ में? खास करके एडिटिंग ऐप होते हैं, उनके अंदर बिना अपन लाइसेंस के उन ऐप को यूज करते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या अपराध होता है, जिसे डेवलपर को क्या होता है, जिसने इसको बनाया उसको आर्थिक नुकसान होता है। अब आपको बताऊं सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये पर्सन इंपोर्टेंट है, ये डेफिनेशन है ना, इन्हीं से पर्सन आते हैं आपके सामने। तो पहला कौन सा होता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिन पर मालिकाना हक होता है। जैसे कि विंडो। तो विंडो आप क्या करते हो? विंडो अगर आप सही से विंडो डलवाते हो ना, तो उसका 5-7 हजार रुपए की क्या आती है? की आती है। लेकिन अपन क्या करते हैं? बाजार से 50 रुपए वाली विंडो लाकर क्या कर लेते हैं? उसको डाल लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है, वो अपडेटेड भी नहीं होती है, पायरेसी के अंतर्गत आती है वो। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन सॉफ्टवेयर पे किसका हक होता है? कंपनी के मालिक का हक होता है। जैसे पीडब्ल्यू का भी मान लो, अन अकेडमी मान लो, आप विंडो मान लो, ये सब क्या उन पे मालिकाना हक होगा। अगला फ्री सॉफ्टवेयर। तो बिना शुल्क के सीमित अधिकारों के साथ यूज कर सकते हो। जैसे गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हो। ये फ्री सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। क्रोम का उदाहरण ले लो आप बस। क्रोम क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर में आएगा, जिसको आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का शब्द दिखे, वहां पर आपको क्या कर लेना? फ्री सॉफ्टवेयर लिख लेना, जिसमें क्या ऐसा ऑप्शन दिखेगा, मुफ्त में यूज कर सकते हो। फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी उपलब्ध होता है, कोई भी संशोधन कर सकता है। ये कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई भी अपडेट कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, अपडेट भी साथ साथ कर सकते हो। अगले क्या होता है? जीपीएल लाइसेंस। फ्री और ओपन सोर्स के लिए विशेष लाइसेंस। मतलब फ्री और ओपन सोर्स दोनों को यूज करने के लिए आपको इस चीज का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीपीएल। तो ये कैसे होते हैं जीपीएल लाइसेंस वाले? इसमें क्या होते हैं? फ्री तो होते हैं, लेकिन आपको इनमें अगर एडिटिंग करके खुद का ऐप बनाना पड़ता है, तो जीपीएल लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ गए अगले यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 है, उसमें क्या होगा? ये किससे संबंधित होती है? साइबर खतरों के प्रकार से संबंधित होती है। तो पहले वाला प्रश्न है टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो कितने प्रकार की साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं? तो पहला होता है टाइप ऑफ थ्रेट्स एंड अटैक्स। तो कौन से अटैक होते हैं? कौन से प्रकार के साइबर अटैक्स आप पर हो सकते हैं, वो टाइप की बात करेंगे। तो पहला होता है पेसिव अटैक। पेसिव अटैक मतलब आपको बिना पता चले आपका जो डाटा वगैरह वो देखा जा रहा है, उसको हैक किया जा रहा है, तो वो कौन सा अटैक होगा? पेसिव अटैक के नाम से जाना जाएगा। समझे? आपको पता ही नहीं चल रहा और आपका डाटा वो हैक हो रहा है, तो उसका कौन सा अटैक होता है? पेसिव अटैक। तो इसे क्या कहता है? इवांस ड्रॉपिंग ट्रैफिक या एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। अगले वाला क्या कहते हैं? एक्टिव अटैक। तो इसमें क्या किया जाता है? आपके डेटा को बदला जाता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये कहां पर किया जाता है? ये कोई वेबसाइट वगैरह होती है ना, इनके डाटा को चेंज कर दिया जाता है, उसको हैक करके। तो इसमें क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज और मैन इन द मिडल अटैक के नाम से जाना जाता है इसको। तो अच्छे से याद कर लेना, जहां पर आपको पता ही नहीं आपका डाटा हैक हो गया, उसे पैसिव अटैक के नाम से जाना जाता है। और जहां पर डाटा को सक्रिय रूप से अटैक करके क्या कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए, उसे किसके नाम से जाना जाता है? पैसिव एक्टिव अटैक के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख साइबर थ्रेट कौन से होते हैं, मैं इसमें बता देता हूं आपको।
सबसे पहले होते हैं किस किस प्रकार के वायरस होते हैं, ये देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, यहां से तो पर्सन आता ही है। कंप्यूटर वायरस तो खुद को खोलकर अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो ऐसे समझ लो जब आपको खांसी जुकाम हो जाती है ना, तो आपसे आगे फैलते हैं ना वो, तो वही होती है। ये भी ऐसे होता है, आप जब उस वायरस से संबंधित अगर कोई फाइल को खोलोगे तो ये क्या करेगा, वो फाइल खुद भी संक्रमित है और आपने जिस खोल लिया कंप्यूटर में उसको भी संक्रमित कर दिया, और आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी संक्रमित हो जाएगा उस वायरस से। तो इसकी क्या क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मिलिशियस प्रोग्राम, मतलब ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद को आगे से आगे बढ़ा सकता है। अगले क्या होता है, मोलवेयर। तो मोलवेयर क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो हानिकारक सॉफ्टवेयर का होते हैं वो क्या होते हैं, मोलवेयर के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने भी जो मिलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर सब दिख जाए वहां पर आपको क्या करना है, मोलवेयर के नाम से याद कर लेना। मतलब ये मालवेयर है, मोल है, वो अच्छा नहीं है, खराब मोल है, तो इस चीज से याद कर लो, हानिकारक सॉफ्टवेयर से। अगला क्या, एडवेयर। तो एडवेयर क्या करता है, आपको जो अनवांछित जो एड है, आपको जो एड वगैरह दिखाने का कार्य कौन करता है, मोलवेयर है। उसका क्या कार्य होता है, आपको आप एड देखना भी नहीं चाहते हो लेकिन आपको फालतू में एड दिखाने का कार्य कौन करेगा, एडवेयर है वो। जो ये भी प्रकार का एक वायरस होता है वो एड दिखाने का कार्य करता है आपको अनवांछित। रैंसमवेयर क्या होता है, इनक्रिप्ट डाटा एंड डिमांड रैंसम्स। तो डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगने का कार्य करता है। तो मैंने बताया था जहां पर फिरौती मांगने का शब्द आ जाए वहां पर क्या करके आना आपको, रैंसमवेयर का, वहां पर क्या आ जाएगा, रैंसमवेयर का प्रयोग होगा। अगले वाले की बात करें, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है, सीक्रेटली मॉनिटर द एक्टिविटीज। तो आपकी गतिविधियों को चुपचाप है वो हैक करता रहता है, वो आपकी जानकारी को पता करता रहता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके फोन में कोई ऐसा ऐप डाल दिया, वो आप जो जो कार्य करोगे वो सारा का सारा क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। उसे स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, इमोटेट। तो इमोटेट क्या होता है, ये एडवांस मॉड्यूलर बैंकिंग ट्रोजन होता है। तो बैंकिंग का जो बैंकिंग से संबंधित अगर कोई वायरस है तो वो कौन होता है, इमोटेट होता है। और ये बहुत खतरनाक होता है, लोगों की इंफॉर्मेशन वगैरह चुराकर उनका गलत उपयोग करता है। तो बैंकिंग वायरस कौन सा है, इमोटेट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला कौन, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आपकी जो निजी जानकारी, पर्सनल जानकारी को चुराकर उसका गलत उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट नामक वायरस के द्वारा किया जाता है। अगले वाला है डोज अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस का जो अटैक आता है, जो आपकी जो सर्विस होती है, सेवा होती है वेबसाइट वगैरह पे, वो काम करना बंद कर देती है। तो वो किसके द्वारा करती है, डोज अटैक के द्वारा करती है। उससे सेवा है वो आपकी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, काम नहीं करती है। अगले वाला मैन इन द मिडल। दो पक्षों के बीच में डेटा को चुराता है या बदलने का कार्य करता है, वो कौन सा होता है, मैन इन द मिडल के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला है फिशिंग। तो जो नकली ईमेल या साइट बनाकर जानकारी चुराने का कार्य होता है वो किसका होता है, फिशिंग साइट्स का कार्य होता है। ये नकली ईमेल बनाएंगे और आपकी जानकारी वगैरह चुराएंगे, तो ऐसा शब्द आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फिशिंग वाला। तो वो क्या करते हैं, जानकारी चुराने का कार्य करते हैं। अगले वाला एसक्यूएल इंजेक्शन। तो वेबसाइट हो गई, डाटाबेस हो गया, उसका हानिकारक कोड को ये क्या करेंगे, कोई डाटाबेस होगा, गूगल का डाटाबेस में गए, वहां पर अंदर चला गया, उसके डाटा कॉपी किया और आपको भेज दिया, तो वो कौन सा होगा, एसक्यूएल होगा। और पासवर्ड अटैक। तो किसी के पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, पासवर्ड अटैक होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाला मोलवेयर। मोलवेयर मतलब जहां पर हानिकारक सॉफ्टवेयर होगा वो मोलवेयर होगा, ये इंपॉर्टेंट आता है। एडवेयर किससे संबंधित, एड दिखाने से। रेंसमवेयर मतलब क्या होता है, जो आपको क्या करेगा, आपसे फिरौती मांगने का काम करेगा, तो फिरौती रेंसमवेयर मांगता है। बाकी नीचे वाला कोई नहीं है। एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है फिशिंग। तो जो नकली वेबसाइट वगैरह बनाने का चुराने काम करता है वो क्या होता है, फिशिंग में आता है। अब बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की आपके सामने। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है ये आपको देखेंगे। तो रिस्क, इसमें पहले तो रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो आपको पहले से पता हो कि किस तरीके से कौन सी वेबसाइट है वो खराब है, जहां पर जाने से आपका डाटा चुराया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला एसेट एंड देयर टाइप्स। तो किस किस प्रकार के एसेट्स आपको मिलेंगे, सबसे पहले डाटा हो गया, डाटा मतलब यूजर की डाटा हो गया, और फाइल होगी, ये क्या होता है, डाटा होता है। एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशंस को किस नाम से जाना जाता है, ऐप के नाम से जाना जाता है। तो ईमेल हो गया, सर्वर हो गया, वेब एप्स हो गए, ये कैसे कैसे उदाहरण होंगे, एप्लीकेशंस का उदाहरण होंगे।
सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस हो गया, ये किसका नाम होते हैं? सिस्टम्स का नाम होते हैं, इनको सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क में क्या होते हैं? राउटर हो गया, स्विच हो गया, इंटरनेट हो गया, ये नेटवर्क के उदाहरण होते हैं। तो डाटा का क्या उदाहरण होते हैं? फाइल वगैरह डाटा का उदाहरण होते हैं। एप्लीकेशन पे क्या हो गई? जो ऐप वगैरह हो गई, वेबसाइट हो गई, ईमेल सर्विस हो गई, ये ऐप में इसके नाम से जाने जाते हैं। सिस्टम पर कौन आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटाबेस के नाम से इनको जाना जाता है। पहुंच गए अपन सेकंड लास्ट टॉपिक पे, आपका पूरे के पूरे रिवीजन का। तो कंप्लीट रिवीजन करवा दिया मैंने इसमें। अब बात करें आपके सिक्योरिटी मेजर्स का। तो सिक्योरिटी मेजर की बात करें तो फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने का सुरक्षा गेट का कार्य करता है। मतलब आपके पास कितना नेटवर्क आ रहा है, उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसको कंट्रोल करने का कौन कार्य करता है? फायरवॉल है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगला वाला बात आ गई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वायरस और मोलवेयर की पहचान करके उसको हटाता है। मतलब आपने भी कभी ना कभी अपने लैपटॉप कंप्यूटर में एंटीवायरस को चलाया होगा। और विंडो डिफेंडर है, वो आपको जो है विंडो वो पहले से देख के रखती है एंटीवायरस के रूप में। एग्जांपल क्या है वायरस एंटीवायरस के? मैक हो गया, और क्विक हिल हो गया, विंडो डिफेंडर हो गया। ये सब किसके उदाहरण है? एंटीवायरस के उदाहरण है। ये वायरस को हटाने का कार्य करता है। अगले वाला क्या होता है? एनक्रिप्शन। तो डाटा को आपका कोड में बदलकर क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। तो व्हाट्सएप के ऊपर देखना आपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है। व्हाट्सएप पे किसी की चैट को खोलोगे, उस पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होगा। इसका अर्थ क्या होता है? आपके डाटा को कोड में बदलकर उसको रख लिया जाता है और उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो उसे क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है चीज में। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो 2 स्टेप 3 स्टेप जो मल्टी ऑथेंटिफिकेशन होता है, उसी को क्या बोला जाता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक सत्यापनों के स्तरों का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले आपको पासवर्ड लगाएगा, फिर ओटीपी लगाएगा, उसे क्या कहा जाता है? 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या? रेगुलर अपडेट एंड पेज मैनेजमेंट। तो आपको अपनी सुरक्षा को बार बार क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको इसीलिए तो ऐप अपडेट होते हैं समय समय पर। अगर ऐप वगैरह को अपडेट करोगे तो उससे बग वगैरह होते हैं, वो हट जाते हैं। तो यही है, आपको बचने के लिए किस किस का प्रयोग करना चाहिए? हैकिंग से बच सकते हो। फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिफिकेशन और रेगुलर अपडेट्स। साथ के साथ बैकअप और रिकवरी। तो अपने डेटा को बचाने के लिए हमेशा बैकअप करके रखें और रिकवर, ताकि समय पर आप क्या कर सके? उसको रिकवर कर सके। तो सुरक्षित अपने डेटा को प्रयोग करने के लिए आपको किन किन चीजों का प्रयोग करना है? तो पहले वाला, ये पर्सन भी आता आपके सामने। मजबूत पासवर्ड रखें, नियमित चीजों को अपडेट रखें, संबंधित मतलब जो फेक ईमेल जो लिंक है उसको खोलने से बचें, और एंटीवायरस का प्रयोग करें। तो ये सारे के सारे जो आपका क्विक रिवीजन था कंप्यूटर से संबंधित, सारा का सारा मैंने करवा दिया है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताना, और अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना। धन्यवाद।